वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ आपका चौहान लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का आरओ पुस्तक में से पद्य भाग में से लेसन कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इसमें कविता दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है इसका कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। आज हम अपनी वीडियो में पहला फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता के बहाने। पहले हम इसमें देखेंगे कवि का परिचय क्या है। यह कविता जो है कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है, मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य के वे मुख्य कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। कवि कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इसमें जो मेन बातें हैं बस आपको वही याद रखनी है। जैसे जीवन परिचय में एक तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, कवि का परिचय क्या है, तो इसमें हम मेन बातें देखेंगे कि यह कविता कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। ये आधुनिक हिंदी कविता के मुख्य कवि माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी शिक्षा घर पर हुई थी और विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। ठीक है। और इन्होंने लिखना कब से शुरू किया था? 1950 के आसपास इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत की है। आगे इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। आगे चलकर इन्हें काफी पुरस्कार से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। ये पुरस्कारों के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि कुछ भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे हम इनकी रचनाएं देखते हैं। ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? पहली है काव्य संग्रह जो कि चक्रव्यूह में से ली गई है और इसकी रचना हुई थी 1956 में। इसके भीतर का कौन कौन सी कविताएं? परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दोनों। दूसरा इनका प्रबंध काव्य है आत्मजयी और तीसरा इनका कहानी संग्रह कौन कौन सा है? आकारों के आसपास। फोर्थ इनकी समीक्षा है आज और आज से पहले। फिफ्थ सामान्य मेरे साक्षात्कार। तो ये इनकी कुछ रचनाओं का परिचय है जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अब इस कविता के भीतर क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, इस कविता के अंदर कवि ने बताया क्या है। कविता के बहाने कविता में कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है और आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में ये संशय हो रहा है कि ये आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर हमें देती है। कवि में ये बताया जा रहा है कि आजकल जो जीवन है एक तरह से मशीनी जीवन बनता जा रहा है। यांत्रिकता के दबाव से मतलब एक मशीनी जीवन जो बन रहा है उसके दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे समय में यह कविता हमें कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक मौका दे रही है। इसका सार देखते हम कि यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। इस कविता में कवि ने कविता की तुलना किस किस से की है? चिड़िया से, फूल से और बच्चों की क्रीड़ा से। तो एक और प्रकृति है, दूसरी और भविष्य की और कदम बढ़ाता एक बच्चा है। कवि ने यहाँ इस कविता में एक और प्रकृति का वर्णन किया तो दूसरी और भविष्य की और कदम बढ़ाता हुआ एक बच्चे से इसकी तुलना की है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की तो सीमा होती है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की क्यों ना हो। तो चलिए ये पढ़ा हमने इस कविता का उद्देश्य और इसका सार। अब हम पढ़ते हैं कविता की व्याख्या। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। शब्दार्थ, माने मतलब अर्थ। सबसे पहले हम कविता का जब व्याख्या करने जाते हैं तो पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित
कविता के बहाने से लिया गया है और इसके रचयिता है कवि कुंवर नारायण। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं कि जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। रचनात्मक ऊर्जा मतलब कविता के ऊपर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। व्याख्या देखते हैं हम। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि कहता है कि कविता भी जो है वो कल्पना की उड़ान के माध्यम से उड़ती है। जिस प्रकार चिड़िया होती है उसी प्रकार कविता की भी उड़ान होती है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में कवि ये कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना की उड़ान का दायरा असीमित होता है। अर्थात चिड़िया तो एक निश्चित सीमा तक ही उड़ती है, इस घर से उस घर तक, उसकी उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है, वह कल्पना के माध्यम से कहाँ पहुंच जाती है। सपोज जैसे कवि ने कविता में वृंदावन के बारे में, वहाँ की सुंदरता का, वहाँ के राधा कृष्ण के मंदिर का वर्णन किया, केदारनाथ के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया। तो हम जब कविता में वो दृश्य पढ़ते हैं, वो वहाँ के स्थानों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा मन, हमारी भावनाएं घर में बैठे बैठे केदारनाथ वृंदावन के उस स्थान पर पहुंच जाती है। अर्थात कविता अपने शब्दों के, अपने भावों के माध्यम से कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है और कविता के माध्यम से हमारी कल्पना की उड़ान भी बहुत दूर तक चली जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कहने का माध्यम ये है कि जो कविता की उड़ान है, कल्पना की, जो कविता की जो कल्पना की उड़ान है, कविता में जो कवि कल्पनाएं करते हैं, जो भाव और विचारों को जो वो अभिव्यक्त करते हैं कल्पना के माध्यम से, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका दायरा असीमित होता है। और चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक घर से दूसरे तक ही उड़ती है, किंतु कविता की उड़ान तो व्यापक होती है और कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है ना। कवि की भावनाओं की, कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। वह कुछ भी लिख सकता है, वह कुछ भी कल्पना करके अपनी भावनाओं में उसको पिरो सकता है, शब्दों के माध्यम से उसको लोगों तक अपनी कल्पना को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ठीक है। इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसी प्रकार कवि कह रहा कि कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। जैसे चिड़िया इस घर से उस घर उड़ती है, उसी प्रकार जो कविता है वह भी इस घर से उस घर उड़ती है। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि, चिड़िया जो है वह तो इस घर से उस घर तक उड़ती है और उसकी जो अवधि उतनी होती है, लेकिन जो कविता की उड़ान है वह इस घर से उस घर उड़ती है, लेकिन उसकी उड़ान की, उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कविता की कल्पना जो है चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे है, बहुत असीमित है। वह अपनी भावनाओं से उड़ान, कल्पना के माध्यम से हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। इसलिए कवि ने यहाँ कविता की तुलना की, या कविता की कल्पना की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है कि जिस प्रकार एक चिड़िया इस घर से उस घर उड़ती है, उसी प्रकार कविता की कल्पना भी इस घर से उस घर पहुंचती है। लेकिन चिड़िया की जो उड़ान है वह सीमित होती है, वह ज़्यादा आगे नहीं जाती है। लेकिन जो कविता की उड़ान है वह इस घर से उस घर होती हुई बहुत आगे तक जाती है। वह हर घर घर में अपनी खुशबू महकाती है और उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसमें विशेष देखते हैं, विशेषताएं क्या क्या है इस पद के अंदर कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो व्याख्या के साथ साथ हमें विशेष लिखना जरूरी होता है, 2-4 पॉइंट, जिससे आपके मार्क अच्छे आए। तो जरूर से जरूर, चाहे आप 2 ही पॉइंट लिखिए, लेकिन उसमें विशेष में कुछ भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप जितना लिखो उतना अच्छा है। तो पहला हम देखेंगे कि इस कविता में, इस पद्य में कविता की अपार संभावना को बताया गया है। दूसरा, सरल और सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति हुई उसके बारे में बताया। तीसरा, चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है उसके बारे में बताया है। और फोर्थ, कविता का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर लाक्षणिकता है इसमें, और कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने।
महकना मतलब सुगंध बिखेरना। उसी पहले जैसे हम वही रिपीट करेंगे प्रसंग में कि यह प्रसंग जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है और इसके रचयिता है कवि कुंवर नारायण। ठीक है, कवि यहाँ पर कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं कि जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। इस कविता में किस किस के बारे में बताया गया? चिड़िया, फूल और बच्चे की खेल से कविता की तुलना यहाँ कवि ने की है। तो कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ठीक है, कह रहे हैं कि कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। रचनात्मक ऊर्जा मतलब कविता की रचना के ऊपर, ये जब कवि कविता लिखता है तो उस कविता की रचना के ऊपर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। कविता की उड़ान की जो कोई सीमा नहीं है वह असीमित है। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। जैसे एक फूल विकसित होता है उसी प्रकार कविता भी जो है फूल की तरह विकसित होती है ना। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल डाली पर खिलते हैं उसी प्रकार कविता भी लोगों के दिलों में जाकर खिलती है, अपनी भावनाओं के रूप में वह महकती है, खिलती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने है। लेकिन फूल तो कुछ समय की निश्चित अवधि के बाद, थोड़े समय खिलने के बाद मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता लोगों के दिलों में जब वह खिलती है, लोगों के दिलों में पहुंचकर अपनी खुशबू बिखेरती है, तो उसका खिलना जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, वह कभी नहीं मुरझाती है। वह लोगों के दिलों में अपनी खुशबू बिखेरती है और काफी उसकी जो सीमा है वो असीमित है, वो हमेशा खिल के लोगों के दिलों में अमर हो जाती है। तो इसलिए कवि यहाँ कह रहा कि जो फूल है वो तो थोड़ी देर खिलकर मुरझा जाता है, लेकिन कविता का जो खिलना है वो फूल क्या जाने, बाहर भीतर इसगर उसगर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। है ना। तो अभी यहाँ कह रहे हैं कि फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, कि फूल में रंग होता है, भाव होते हैं, लेकिन उसी प्रकार कविता में भी कवि की भावनाओं के रंग होते हैं, कवि की कल्पना के भाव होते हैं। परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कविता जो है वो लोगों के दिलों में अपनी भावनाओं को बिखेरती है और काफी असीमित समय तक वह लोगों के दिलों में अपनी खुशबू फैलाती हैं। इसलिए कवि ये कह रहा है कि फूल तो कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर वो मुरझा ही जाते हैं और उनकी परिणति निश्चित होती है, उनकी खिलने की सीमा निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट भी हो जाते हैं। और कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। वही बात कि फूल जो है कुछ समय के लिए खिलते हैं, इस घर उस घर सभी जगह खिलते हैं, अंदर बाहर सभी जगह अपनी खुशबू फैलाते हैं और शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं। उनके खिलने की और महकने की एक निश्चित सीमा होती है। किंतु कविता जो है वो बिना मुरझाए, कविता मुरझाती नहीं है, वह लोगों के दिलों में बिना मुरझाए अपनी भावनाओं की, अपनी कल्पनाओं की महक लोगों के दिलों में छोड़ देती है। इसलिए कवि कह रहा कि कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में अपनी खुशबू बिखेरती रहती है, अपनी खुशबू महकाती रहती है। तो इस बात को भला फूल क्या जाने कि जो कविता है वह लोगों के दिलों में हमेशा खिली हुई रहती है, महकती रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ सकता। इसका आगे देखते हैं हम विशेष में क्या है। विशेष में लिखेंगे इसके हम पॉइंट, कविता व फूल की तुलना यहाँ पर बहुत ही मनोरम है। सहज और सरल खड़ी बोली का इसमें उपयोग हुआ है। मुरझाए महकने में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। ठीक है, और इसमें शांत रस है और मुक्त छंद है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। प्रसंग वही है जो हमने पहले लिखा कि प्रसंग हमारी कविता जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है। इसके रचयिता कवि कुंवर नारायण है। कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि कहते हैं कि
कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है कि जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों का एक क्रीड़ा है, या एक कविता की रचना करना भी कवि के लिए एक खेल है। वे बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। कि जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। बच्चे खेल खेल में सबको अपना बना लेते हैं। वे कभी खेलते खेलते अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, है ना। तो अंदर बाहर जाते हैं, कभी इस घर खेलते हैं, कभी उस घर भागते हैं। तो वो खेल खेल में सबको अपना दोस्त बना लेते हैं, सबको एक मानते हैं। तो इसी प्रकार कवि कहता है कि जैसे बच्चे खेलते हैं, वैसे ही कविता लिखना भी कवि के लिए एक बच्चों का खेल है। कि कविता को वह बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि जो है, कविता हमें शब्दों की क्रीड़ा है। कवि के लिए कविता लिखना भी शब्दों का एक खेल है। वे बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह बच्चों के खेल की तरह अपने कविता के माध्यम से, अपनी कविता में जो शब्द और भावों के माध्यम से कहीं से लेकर कहीं भी चले जाते हैं, और वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। ठीक है। बच्चों के लिए सब घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते हैं। बच्चे खेल खेल में सबको अपना दोस्त बना लेते हैं। खेल खेल में वो किसी को अपना पराया नहीं मानते, उनके लिए सब समान होते हैं। तो इसी तरह कवि भी जो है अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को समान रूप से समान रूप प्रदान करते हैं। मतलब कवि भी जो है अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता की उड़ान को अपने अंतर्मन के और बाहरी संसार के जो भी मनोभाव होते हैं, उनको समान रूप से व्यक्त करते हैं। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। जैसे बच्चे खेल में किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, वे खेल खेल में सबको अपना बना लेते हैं, अपने पराये में भेद नहीं करते। वैसे ही कवि भी जो है कविता लिखते समय अपने अंतर्मन की और बाहरी संसार की जितनी भी मनोभाव हैं, अपनी जो भी मन की बातें हैं, वह सभी को समान रूप से अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जैसे बच्चे खेलते समय बेपरवाह है, वैसे कवि भी कविता की रचना करते समय बेपरवाह है। वे अपने परायों का कोई भेद नहीं करते, इसीलिए उनकी कविता पर कोई भी बंधन लागू नहीं होता है। कवि के लिए भी कविता लिखना एक बच्चों का खेल है, एक क्रीड़ा है। इसमें देखते हैं हम विशेष के अंदर क्या क्या है। कविता की रचनात्मक व्यापकता को यहाँ प्रकट किया गया है। बच्चों में कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति में बालबन की सरलता की अभिव्यक्ति है। यह मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेसन ये जो है मैंने एक्सप्लेन किया, आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट भाग बा सीधी दी पर उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।